हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारा इतिहास का अगला टॉपिक गुप्त वंश, इसकी चर्चा आज हम करेंगे आपसे। अभी कल हमने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था और उसके बाद जो है प्रमुख जो वंश था, साम्राज्य था, वो गुप्त वंश था, जिसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम गुप्त वंश के टाइम या समय काल को जान लेते हैं। इसका जो समय काल था वो क्या था? 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ये इसके समय को माना जाता है। ठीक, समय काल। ये इसके समय को माना जाता है। दूसरी चीज, इसकी स्थापना किसने किया था? वैसे इसकी स्थापना जो है ज़्यादातर लोगों का जो मानना था वो महाराज, स्थापना जो था महाराज श्रीगुप्त ने किया था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इनकी स्थापना जो हूणों के सामंत होते थे उन्होंने किया था, बट ऑथेंटिक नहीं है। ये एक वैकल्पिक था कि मतलब कुछ लोगों का मानना सिर्फ था। ज़्यादातर लोगों का क्या मानना था कि स्थापना जो थी गुप्त वंश की वो महाराज श्रीगुप्त ने किया था। ठीक, ये तो होगी इनकी स्थापना। अब हम देख लेते हैं कि इस गुप्त वंश के शासक कौन कौन थे, शासन कौन कौन लोगों ने किया था। शासक, तो पहला शासक तो हम यही देख सकते हैं कि इसकी स्थापना अगर श्रीगुप्त ने किया था तो सबसे पहले शासक भी यही रहे होंगे। दूसरे शासक जो थे जिनका नाम था घटोत्कच। तीसरे शासक जो थे, महत्वपूर्ण शासक, विक्रमादित्य, इनको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। इनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा समुद्रगुप्त, इन्हीं के बेटे थे समुद्रगुप्त। पांचवा रामगुप्त। छठवां चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इसके महत्वपूर्ण शासक थे। महत्वपूर्ण क्या, इतने ही शासक थे इसमें। ठीक, और इनमें वैसे श्रीगुप्त का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, ना तो घटोत्कच का ही था। हाँ, इसमें तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त प्रथम जो आते थे, इनका योगदान जरूर था। वैसे देखा जाए तो इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक, क्यों माना जाता था? क्योंकि जो भी कुछ किया था इन्होंने ही ये किया था। क्योंकि इनको जो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि जो दी गई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम को ही दी गई थी। ठीक, इनके योगदान भी बहुत ज्यादा थे। दूसरी चीज, इनका विवाह जो हुआ था, ये लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी, कुमार देवी जिनका नाम था, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके विवाह का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से यही विवाह का संबंध है कि समुद्रगुप्त जो थे अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा करते थे। एक संज्ञा दी थी, लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र का मतलब जो होता है वो होता है नाती। ठीक, नाती मतलब वो वाला नाती, नानी वाली नाती। ठीक, यानी एक लड़की का लड़का जो होता है वो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। दूसरी चीज था, समुद्रगुप्त जो थे, इनके बारे में अगर जानना है
तो पहला तो हो गया लिच्छवी दोहित्र, ये खुद अपने आप को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि दोहित्र का मतलब होता है नाती, और इनकी माँ जो थी कुमार देवी, ये कहाँ की थी? लिच्छवी की थी, यानी लिच्छवी के नाती ये अपने आप को कहते थे। दूसरी चीज, समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज जाना जाता है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है या किसने कहा था। तो एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। इनकी एक किताब थी स्मिथ, इनकी बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, EARLY, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनके बुक का नाम था। इसी बुक में इन्होंने क्या बताया था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक। हाँ, दूसरी चीज, अब प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन को कहा क्यों गया था? भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया था कि इनकी नीति जो थी वो विस्तारवादी नहीं थी, ये बहुत आक्रामक थे। मुख्य रूप से ये एक बार जब उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राज्य, आर्यावर्त का मतलब होता है उत्तर भारत, आर्यावर्त के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत जो था उसके 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिसकी वजह पे विजय प्राप्त करने के उपरांत इनको किस चीज की संज्ञा दी गई? भारत का नेपोलियन। ये तो इनका बेसिक जानकारी थी। इनके एक कवि थे इनके दरबार में, जिनका नाम था हरिसेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दरबारी कवि समुद्रगुप्त की कौन था? हरिसेन। इन्होंने एक चीज की रचना की थी जिसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति। सस्ती, ठीक। ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको इसकी जानकारी दे दी। ये हो गया समुद्रगुप्त की बेसिक जानकारी। अब हम क्या जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको 2-3 उपाधियां दी गई थी, पर सबसे पहले उपाधियां जान लेते हैं, या उपाधियां क्यों दी गई थी इसके पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक उपाधि इनको दी गई थी जिसका नाम था सकारी जो था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इनकी उपाधि है क्या? विक्रमादित्य। शायद अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए हो तो। ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने मालवा और गुजरात के शक शासकों पर आक्रमण कर दिया। ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिम का क्षेत्र, वहां पे एक अंतिम जो थे शक शासन का यानी शक वंश का जो अंतिम शासक था, जिनका नाम था रुद्र सिंह शिखंड तृतीय, रुद्र सिंह। ठीक। कब किया था? 5वीं सदी के प्रथम दशक। किसके ऊपर आक्रमण किया? रुद्र सिंह थर्ड। ये कौन थे? इस शकों के अंतिम राजा थे। इनके ऊपर आक्रमण कर दिए और इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ठीक, यही अंतिम राजा थे, यानी कि समूल नाश करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय या शकों का समूल नाश या शक वंश को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप आंसर में लिख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी विजय के बाद, ये जो विजय उन्होंने प्राप्त किया था,
इसी विजय के बाद इनको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। ये जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि थी। बताते हैं शायद इसी विजय के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे प्रथम बार। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के कौन चलाया था? इसी के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। इनकी दो उपाधियां हो गई, कौन कौन सी? एक तो हो गई शकारी, एक तो हो गया विक्रमादित्य, दूसरा हो गया शकारी। ठीक। अब एक चीज और इनके में आता है, ये जो महारौली का एक लौह स्तंभ है, महारौली का लौह स्तंभ, इसको देखकर ये लगता है कि इन्होंने जो है बंगाल पे भी विजय प्राप्त किया था। यानी बंगाल विजय, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विजय के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो महारौली के लौह स्तंभ से बंगाल विजय की जानकारी हमको मिलती है। बंगाल विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल विजय जो किया था उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? महारौली के लौह स्तंभ से। तो ये हो गया हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी। अब जो है गुप्त काल की कुछ रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था पता है? यहाँ की रचनाएं जो थी एकदम स्वर्ण की तरह थी। ये संस्कृति का, इसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। इनकी रचनाएं भी आप देखेंगे तो खुद ही सोचेंगे कि हाँ, जो भव्य रचनाएं हुई थी इन्हीं के गुप्त वंश में ही हुई थी। जैसे कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंश, कुमार संभवम। अब इन रचनाओं को देखकर कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा कि इनकी रचनाएं हैं। मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये एक ही कवि की रचना है जिनका नाम क्या था? कालिदास। ये सब गुप्त वंश की रचना ही हैं। ठीक। दूसरी चीज आ जाती है चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। ये किन की रचना है? ये रचना है विशाख दत्त की। ये सब रचनाएं हैं इनकी, हेडिंग में लिख सकते हैं आप, रचनाएं। ठीक। पंचतंत्र जो लिखा गया था किसकी रचना है? विष्णु शर्मा। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भारत मुनि की। और एक कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। एक और आ जाता है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र किनकी रचना है? कामंदक की।
फिर आ जाता है मृक्ष कटिकम, इसको इधर लिख लेते हैं, मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। एक और ले लेते हैं अमरकोश, अमर सिंह। ये हो गई गुप्त वंश की रचनाएं। अब इतनी रचनाओं को देखकर शायद आपको पता चल गया है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों इसे कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था। अब हम इन रचनाओं के बाद क्या देखते हैं? प्रमुख मंदिर। बस जैसे रचनाएं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे इसके मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मंदिरों के बारे में हम जान लेते हैं। मंदिर, ठीक। सबसे पहले कौन सा मंदिर था? इतना मिटा देते हैं, शायद आप लोग लिख लिए हों। सबसे पहला कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पे है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरा मंदिर एरण का विष्णु मंदिर। कहाँ पे है? सागर, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? भूमरा का शिव मंदिर। कहाँ पे है? सतना, मध्य प्रदेश। अगला कौन सा है? तिगवा का विष्णु मंदिर। कहाँ पे है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है, या फिर पांचवा, जो भी हो? नागौर, नागौर का शिव मंदिर। कहाँ पे है? सतना, मध्य प्रदेश। कौन सा है? भीतरगांव का कृष्ण मंदिर। कहाँ पे है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये हो गए प्रमुख मंदिर जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मंदिर यहीं पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे गुप्त वंश में ही, तो यहाँ के मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते। ये तो हो गया प्रमुख मंदिर। अब इनके समाज के बारे में जान लेते हैं। तो जो गुप्त वंश का समाज था वो जैसे आज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बस सेम वैसे होता था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरी चीज़ इसमें नया क्या था? इनके समाज में नया यही था कि ये जो बाल विवाह था इसमें बहुत ज़्यादा फला फूला था। गुप्त वंश में शुरुआत भी हुई थी और फला फूला खूब तेजी से चल रहा था। और पहला जो था, पहला मामला जो सती प्रथा का आया था, यहीं पे आया था गुप्त वंश में ही। तो ये इनका सामाजिक जो भेदभाव था या जो सामाजिक
जो भी कुरीतियाँ या अच्छाइयाँ जो भी रही होंगी यही हैं। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो गुप्त वंश था, इसके अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो था वो कृषि था। ठीक। दूसरी चीज, जो राज्य होते थे, यानी राज्य का मुख्य या राजस्व का प्रमुख स्रोत भी कृषि ही था। वो किस प्रकार से था? जैसे 1/6 माना गया था, यानी कि अगर 6 कुंटल हो रहा है तो आप 1 क्विंटल जो है किसको देंगे? राजा को देंगे। तो यही था उनकी अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा विविध तथ्य जान लेते हैं। विविध तथ्य में यही जानते हैं कि इनकी जो मुद्रा होती थी सोने की, उसको इसमें क्या कहते थे? गुप्त वंश में दिनार कहते थे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि स्वर्ण मुद्रा को गुप्त वंश में क्या कहा जाता था? वो दिनार कहा जाता था। दूसरी चीज ये थी कि जो सबसे बड़ी इकाई होती थी राज्यों की, वो क्या होती थी? देश। और देश के प्रशासक कौन होते थे? राजा। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? गांव। गांव के मुखिया या जो भी था, गांव का मालिक या सब कुछ कौन होता? ग्रामीण ही होते थे, उसमें कुछ अलग सा नहीं है। तीसरी चीज है कि यही हम जानेंगे इसमें कि जो एक गुप्त वंश था, इसमें ही बाल विवाह एवं सती प्रथा जो है पूरी तरीके से फला फूला है, यहीं से शुरू हुआ था। तीसरी चीज था ये शतरंज जो था, शतरंज का खेल, यहीं से शुरू हुआ था गुप्त वंश में। भारत से ही इसका उद्गम हुआ था और ये धीरे धीरे फिर यूरोप, ईरान, अलग अलग जगहों पे गया था, लेकिन आया यहीं से था। इसको जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते थे। तो ये इसकी विशेष बातें हो गई। तो इतना अगर आप देख लेते हैं तो शायद आपका काम हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।